तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है बुक 2 के चैप्टर 5 लोकतांत्रिक पुनरुत्थान डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस की इस लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और टॉपिक। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है आपातकाल से शिक्षा। हालांकि आपके पास आपातकाल से शिक्षा या सबक लेसन्स फ्रॉम इमरजेंसी आ जाए तो आप यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। ये आपको इमरजेंसी आपातकाल के जो पूरा बेस है कि उस वक्त कैसे कैसे विरोध और विपक्ष में कमेंट आए और उसके बाद क्या क्या हुआ आपातकाल के बाद, वो जानने के लिए है। तो भारत में आपातकाल की घोषणा का संवैधानिक प्रजातंत्र, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी पर काफ़ी नकारात्मक नेगेटिव इफेक्ट या प्रभाव पड़ा था। हालांकि इससे एक बात बिल्कुल सिद्ध या यूं कहते हो प्रूफ नहीं हो सकती कि भारत में आपातकाल के कारण संवैधानिक प्रजातंत्र जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है वो कमज़ोर या वीक हो गई थी, क्योंकि इसके पक्ष में हम निम्नलिखित तर्क या लॉजिक दे सकते हैं कि भारत में आपातकाल के बाद या यूं कह लो आपातकाल के बावजूद भी संवैधानिक प्रजातंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी कमज़ोर या वीक नहीं हुई थी। इसके कारण या लॉजिक ये है, राजनीतिक दलों के साथ साथ भारत की जनता ने भी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भारत की जनता या पब्लिक ने भी आपातकाल का विरोध किया था, अपोज किया था। आपातकाल ने सभी राजनीतिक दलों को एकजुट कर दिया था। सभी राजनीतिक दल जो विपक्षी दल थे, अधिकांश राजनीतिक दलों ने आपातकाल का विरोध या यूं कह लो इमरजेंसी का अपोज किया था। सिर्फ साम्यवादी दलों या यूं कह लो कम्युनिस्ट पार्टीज को छोड़कर बाकी सभी दलों ने आपातकाल का विरोध किया था। व्यापक विरोध, अब मास लेवल का अपोजिशन हुआ था, यूं कह लो अपोज हुआ था आपातकाल का, इमरजेंसी का। इसके कारण 1977 में 1977 में आपातकाल की समाप्ति या यूं कह लो इमरजेंसी को टर्मिनेट करने की घोषणा अनाउंसमेंट करनी पड़ी थी। आपातकाल के बाद जो चुनाव हुए, जैसे ही 77 में आपातकाल समाप्त होता है, 77 में इलेक्शन होते हैं, उसमें कांग्रेस को उस चुनाव में भारी पराजय, एक यूं कह लो कि एक बिग डिफीट का सामना करना पड़ता है। आपातकाल के दौरान जो भी संवैधानिक संशोधन कांग्रेस ने किए थे वो कौन कौन से किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पिछली वीडियो मैंने बनाई, उसे ज़रूर देखना कि आपातकाल के दौरान कौन कौन से संशोधन हुए थे। लेकिन जैसे आपातकाल ख़त्म होती है और आपातकाल के ख़त्म होने के बाद जनता पार्टी की सरकार आती है चुनाव जीतकर, कांग्रेस को हराकर, तो उसके बाद जो संवैधानिक संशोधन किए गए थे उनको बाद में फिर से बदल दिया गया। जो कांग्रेस ने या यूं कह लो इंदिरा गांधी जी ने संशोधन किए थे, काफ़ी फेरबदल हुए थे। जैसे चुनाव 5 साल की जगह 6 साल कर दिया गया था कार्यकाल लोकसभा विधानसभा का, और भी बदलाव किए थे। तो उन सबको बदलकर फिर से काफ़ी को बदला गया, कुछ को छोड़ दिया गया। जैसे मौलिक कर्तव्य वाले को नहीं बदला गया, समाजवाद पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान में जुड़े थे तो वो जुड़े रह गए। लेकिन जो ऐसे बदलाव थे जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अड़चन आ रही थी, उनको बदल दिया गया, दोबारा से संशोधन किया गया। 44वां संशोधन 1978 में, 1978 में। और जो लोकतांत्रिक या संवैधानिक प्रजातंत्र डेमोक्रेसी के बीच में अड़चन वाले कुछ संशोधन थे उनको हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी को भी चुनावों में हार का सामना या डिफीट का सामना यूं कह लो फेस करना पड़ा। आपातकाल से शिक्षा या सबक, ये वो टॉपिक है जो 6 नंबर के ऊपर सीधा सीधा इस पे से क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक पे से अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि आपातकाल से भारत के प्रजातंत्र या भारत को क्या सबक शिक्षा मिली, तो आपको ये वाला आंसर देना है। और इसीलिए मैंने इसको बहुत ध्यान से आपके लिए तैयार किया है, तो बड़े ध्यान से इसको देखना। आपातकाल से जो हमें शिक्षा मिली उसका वर्णन इस प्रकार है। पहला पॉइंट इसमें आएगा, लोकतंत्र को मिटाना असंभव, इट इज इम्पॉसिबल टू इरेडिकेट डेमोक्रेसी। भारत में आपातकाल या इमरजेंसी 18 माह यूं कह लो 18 महीने या 18 मंथ्स तक चली। लेकिन इसको सफर या झेलने के बाद भी भारत लोकतंत्र की राह पर लौट आया। बहुत कम ऐसे देश होते हैं जहां आपातकाल या तख्ता पलट हो जाए तो उसके बाद 18 महीने के अंदर फिर से डेमोक्रेसी या लोकतंत्र आ जाए। यह बात इससे उभर कर एकदम
उभर कर आती है, रेज होकर आती है कि भारत के विभिन्न दल, जितने भी दल हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी नाम हो, और जितने भी समूह हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, और जितने भी भारत में लोग हैं, सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, वो जनतांत्रिक मूल्यों, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, उन पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। ऐसा ना होने पर अगर कोई भारत में लोकतंत्र या डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश करता है तो भारत की जनता सड़क पर उतर आती है। इस प्रकार आपातकाल का एक या सबसे पहला सबक तो यही है कि भारत में लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की नींव, जो डेमोक्रेसी का बेस है, लोकतंत्र की नींव है, वो बहुत मजबूत और गहरी है, स्ट्रॉन्ग और डीप है। भारत में लोकतंत्र को मिटाना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों के दिल में लोकतंत्र के लिए बड़ी आस्था है, वो लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को बहुत प्यार करते हैं। तो ये पहला सबक या पहली शिक्षा थी, लेसन था आपातकाल या इमरजेंसी से। दूसरा आता है सिविल राइट्स, नागरिक अधिकार। देखो, आपातकाल के दौरान प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के प्रति या अपने जितने भी राइट्स होते हैं उनके प्रति सचेत हो गया, अलर्ट हो गया। अब उसका कारण भी था, आपातकाल के दौरान नागरिकों के जो अधिकार छीन लिए गए थे, उसके वजह से नागरिकों के ऊपर काफ़ी अत्याचार, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण हुआ था। तो आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालत, कोर्ट्स ने भी व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। इसका कारण भी था क्योंकि आपातकाल या इमरजेंसी के दौरान, ड्यूरिंग इमरजेंसी, न्यायपालिका भी आपातकाल के दौरान किसी भी हालत में नागरिक अधिकारों की कारगर ढंग से, एक बेटर तरीके से रक्षा या सेफ्टी नहीं कर पाई थी। न्यायपालिका ने भी इमरजेंसी के दौरान कोई खास भूमिका या रोल प्ले नहीं किया था और किसी भी तरीके से न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाई थी। लेकिन अब वो भी तत्पर हो गई, अलर्ट हो गई, और आपातकाल के बाद नागरिक अधिकार, जो सिविल राइट्स होते हैं, उनके लिए कई संगठन, एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कई सारे संगठन बने जिनका काम ये था कि भारत में कहीं भी किसी नागरिक के नागरिक अधिकारों को ना छीना जाए। तो सबसे बड़ी बात क्या हुई कि आपातकाल के बाद लोग, कई संगठन बन गए, लोग, नागरिक, सिटीजन्स और न्यायपालिका, कोर्ट, अदालत सब अलर्ट हो गए कि किसी भी तरह से भारत में नागरिकों के अधिकार ना छीने जाएं, सिविल राइट्स हर हाल में हर नागरिक को मिले। तीसरा पॉइंट आता है पुलिस और प्रशासन। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना। आपातकाल में शासक दल कह लो, कांग्रेस कह लो या सरकार कह लो, सरकार ने पुलिस तथा प्रशासन, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को अपने राजनीतिक अस्त्र, पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया था, यूज किया था। ये संस्थाएं, पुलिस, प्रशासन, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन स्वतंत्र होकर, फ्री होकर काम नहीं कर पाए थे। यह समस्या आपातकाल के बाद भी बनी हुई है, या यूं कह लो आपातकाल के बाद भी यह समस्या समाप्त नहीं हुई। जो भी गवर्नमेंट आती है, देखो पार्टी कोई भी हो, दल कोई भी हो, जो भी सरकार आती है, जिस भी दल की बनती है, किसी भी पार्टी की, वो हमेशा ये कोशिश करती है कि वो गवर्नमेंट मशीनरी, जो सरकारी ढांचा, सरकारी मशीनरी है, इसके अंतर्गत जो कर्मचारी, अधिकारी या प्रशासन और पुलिस है, इसका इस्तेमाल वो अपने लिए करें। इस बात पर हालांकि बहुत बार विशेष जोर दिया गया, कई पार्टीज ने, कई समूह ने, कई दलों ने, कई वर्गों ने कहा कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में पुलिस और प्रशासन, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को भी न्यायपालिका, जुडिशरी की तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर होना चाहिए। राजनीतिक दलों को इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सरकार और राजनीतिक दल, गवर्नमेंट एंड और पॉलिटिकल पार्टीज इन्हें अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल ना करें, अपने पक्ष, अपने फेवर के लिए। लेकिन मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं, किसी भी हाल में इस बात को हमेशा याद रखना, हमें राजनीतिक दल या सरकार से ज़्यादा इस बात पर ध्यान देना है कि ये पुलिस और प्रशासन स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम करे। लेकिन भारत में या किसी भी देश में, चाहे वो कहीं भी हो, डेमोक्रेसी कितनी भी मजबूत या स्ट्रांग हो, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार या दल, इनका इस्तेमाल करने से किसी भी तरीके से
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कभी नहीं चूकती और कोशिश करती है कि इनका इस्तेमाल अपने फेवर, अपने पक्ष में करें। ये चाहे आप किसी भी देश में देख लेना, भारत तो क्या कहीं भी राजनीति में, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए लोकतंत्र में कि लोकतांत्रिक राजनीति में पुलिस प्रशासन, कर्मचारी, अधिकारी, सरकारी मशीनरी, गवर्नमेंट ढांचे का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन करते हैं और इसको रोकना भी लगभग नामुमकिन है। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हो। पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी ये स्वतंत्र और निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर होकर ही काम करे और पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक की तरह काम करे। गवर्नमेंट सर्विस का मतलब ये कभी नहीं होता कि वो गवर्नमेंट सर्विस है, वो पब्लिक सर्विस है। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक में आगे। लोकतांत्रिक उमड़, इस चैप्टर का नाम ही डेमोक्रेटिक अपसर्ज है। तो अब हमें देखना है कि इसका मतलब क्या है, आखिरकार ये लोकतांत्रिक उमड़ नाम क्यों दिया गया है या इसका अर्थ, मीनिंग क्या है। देश की लोकतांत्रिक राजनीति में लोगों की बढ़ती हुई भागीदारी, इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन को लोकतांत्रिक उमड़ या लहर के रूप में संबोधित किया जाता है या बोला जाता है। लोकतांत्रिक उमड़, डेमोक्रेटिक अपसर्ज अथवा लहर को लोकतंत्र में बड़े उछाल के रूप में बताया जाता है। लोकतांत्रिक उमड़ चुनाव प्रणाली में लोगों के प्रभावित एवं वृद्धि को स्पष्ट करता है। इससे लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत लोग अपने ऐसे प्रतिनिधियों या रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं जो नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हो। याद रखना, मैं इसका एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। अगर 1 नंबर का आए तो यहां देश से शुरू कर यहां तक खत्म कर देना। 2 नंबर का आए तो भी यहीं तक खत्म कर देना। हाँ, हालांकि 2 से ज़्यादा अर्थ नहीं आता, लेकिन आप 2 नंबर में इतना, सिर्फ ये 2 लाइन का इस्तेमाल या यूज़ कर सकते हैं। ये आपको क्लियर करने के लिए ज़्यादा डिटेल में बताया है। लोकतांत्रिक उमड़ के आधार पर जो अभी हमने ये सिद्धांत पढ़ा या मीनिंग पढ़ा, इस सिद्धांत के आधार पर सामाजिक वैज्ञानिक, जितने भी सोशल साइंटिस्ट या राजनीतिक चिंतक, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उन्होंने भारत में स्वतंत्रता के बाद, फ्रीडम के बाद इतिहास में 3 लोकतांत्रिक उमड़ या यूँ कह लो 3 डेमोक्रेटिक अपसर्जिस को बताया है। अब हम उनको एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी है, कब कब आई और उसमें क्या क्या हुआ। प्रथम लोकतांत्रिक उमड़, फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज होती है 1950 के दशक से, 1950 के डेकेड से 1970 के दशक तक, 1970 तक। प्रथम लोकतांत्रिक उमड़ की अवधि 1950 से 70 तक बताई जाती है। यह उमड़ केंद्र और राज्यों के स्तर पर लोकतांत्रिक राजनीति, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के प्रति भारतीय युवा, जो इंडियन यूथ वोटर, मतदाताओं की भागीदारी पर या कह लो कंट्रीब्यूशन पर आधारित है, बेस्ड है। प्रथम लोकतांत्रिक उमड़ ने, ये सबसे बड़ी बात है, सबको लगता था कि भारत जैसे देश में, जो गांवों का देश है, गरीबों का देश है, यहाँ ज़्यादातर आबादी निरक्षर है, क्योंकि पहला आम चुनाव जब हुआ था तो उसमें जो वोटर लिस्ट बनी थी उसमें मतदाता सूची में 75% निरक्षर लोग थे और ये कहा जा रहा था कि भाई नहीं, भारत में लोकतंत्र कामयाब नहीं होगा। लेकिन भारतीय लोकतांत्रिक उमड़ ने, डेमोक्रेटिक अपसर्ज ने पश्चिम, वेस्ट की उस कल्पना, इमेजिनेशन या सिद्धांत या प्रिंसिपल को गलत सिद्ध किया, प्रूफ किया कि सफलता के लिए, उसकी सफलता के लिए, यहाँ डेमोक्रेसी की सफलता के लिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए एक देश में आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, शहरीकरण, सिविलाइजेशन या अर्बनाइजेशन, शिक्षा, एजुकेशन और मीडिया, जो मास मीडिया है, जनसंपर्क के साधन है, ये बहुत मॉडर्न होने चाहिए, एडवांस होने चाहिए। इनका होना आवश्यक है डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की सफलता के लिए। लोकसभा और विधानसभाओं के सभी राज्यों में, जितने भी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, वहाँ सफलतापूर्वक चुनावों का आयोजित या ऑर्गेनाइज किया गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा, सेंटर या केंद्र सरकार के लिए ही सफलतापूर्वक चुनाव हुए, सभी राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी सफलतापूर्वक हुए और वहाँ भी युवाओं ने और लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनावों में भाग लिया। तो ये बात, ये लोकतांत्रिक उमड़ बताती है कि वेस्ट की, जो पश्चिम की सोच थी कि भारत में कामयाब नहीं होगा। क्यों कामयाब नहीं होगा? क्योंकि भारत में आधुनिकीकरण,
शहरीकरण, शिक्षा, मीडिया, ये सब इतना मजबूत या इतना स्ट्रांग नहीं था। इस वजह से नहीं, या इतना बड़े लेवल का नहीं था। इस वजह से लोकतंत्र भारत में सफल नहीं होगा। लेकिन फिर भी हुआ तो भारत की लोकतांत्रिक उमड़ ने काफ़ी मान्यताओं को गलत प्रमाणित या सिद्ध या प्रूफ कर दिया। इनमें संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन हुआ। सबसे बड़ी बात है, इस चुनाव, जितने भी ये 50 से 70 के बीच में चुनाव हुए, इन चुनावों में संसदीय लोकतंत्र, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सिद्धांत या प्रिंसिपल है, उनका पूरा पालन हुआ, जिससे भारत का प्रथम लोकतांत्रिक उमड़ सिद्ध होता हुआ लगा। पूरा डेमोक्रेटिक जो अपसर्ज है वो प्रूफ होती हुई लगी। स्वतंत्र भारत में पहली बार लोकतंत्र को अपनाए जाने के समक्ष पहली बार लोकतांत्रिक उमड़, जो पहली डेमोक्रेटिक अपसर्ज है, वो 1952 के राष्ट्रीय चुनावों में देखने को मिली और उसके बाद वो कंटिन्यू या लगातार चलती रही। अब हम आते हैं दूसरी लोकतांत्रिक उमड़ पर, सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज पर, जो 1980 के दशक या ड्यूरिंग द 1980s के डेकेड में देखने को मिली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक चेंज या परिवर्तन आया था। हो सकता है आपसे पूछा जाए पहली उमड़ और दूसरी उमड़ के बीच में क्या अंतर है, तो आपको वो 3 पॉइंट लिख के इसके 3 पॉइंट आमने सामने लिख देने हैं। 1980 के दशक 1980 के डेकेड के दौरान भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी के निम्न वर्गों, जो लोअर क्लास है, उनका कंट्रीब्यूशन या भागीदारी बढ़ती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास। 80 के दशक में ये अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास की राजनीति या पॉलिटिक्स ने पूरे भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया या डेमोक्रेटिक पूरी एक्टिविटी को पूरी तरह प्रभावित या इफेक्ट किया। अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की राजनीति में भागीदारी बढ़ी, बहुत ज़्यादा बढ़ी। इनके आरक्षण या रिजर्वेशन का मुद्दा पूरे भारत की राजनीति पॉलिटिक्स पे छाया रहा। इसी भागीदारी को या इसी चेंज को कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीति में लगातार बहुत ज़्यादा भागीदारी बढ़ाता है, इसी को योगेंद्र यादव ने द्वितीय लोकतांत्रिक उमड़, सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज का नाम दिया। इन वर्गों की भागीदारी ने भारतीय राजनीति को ज़्यादा समझौताशील और सुगम्य बना दिया। यूँ कह सकती हो कि इसको ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग और एक्सेसिबल बना दिया। परंतु इस प्रकार की लोकतांत्रिक उमड़ से भी, हालांकि डेमोक्रेटिक अपसर्ज में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की भागीदारी बढ़ी, लेकिन फिर भी विशेष रूप से जो दलित वर्ग था, जो दलित क्लास थी, उनके जीवन स्तर या उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई खास बड़ा बदलाव नहीं आ पाया। 1980 के दशक में संगठनात्मक एवं राजनीतिक मंचों में निचले वर्गों की, मैंने पहले ही बता दिया, लोअर क्लासेस की भागीदारी, कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, जिससे इन्हें अपना आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने का पूरा अवसर या अपॉर्चुनिटी मिलती है। देश की लोकतांत्रिक राजनीति में निचले वर्ग, लोअर क्लास की शक्ति या पावर भी बढ़ी। अब वो सरकार के साथ, राजनीति के साथ एक सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ अपनी शर्तें या अपनी, कह लो कि अपनी वोट दिखाकर अपनी बातें, अपनी मांगे मनवाने के स्टेज पर, स्तर पर आ चुके थे। तृतीय या थर्ड लोकतांत्रिक उमड़ या डेमोक्रेटिक अपसर्ज, ये स्टार्ट होती है 1990 के दशक से, फ्रॉम द 1990s या 1990 के डेकेड से। 1990 के दशक के आरंभ होने से भारत में 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का युग शुरू हुआ, या यूं कह लो भारत में आर्थिक सुधारों को 1991 में अपनाया गया। और आर्थिक सुधार कौन कौन से थे? यही उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया। इसे एक ऐसे प्रतियोगी बाजार वाले समाज, एक ऐसे कंपटीशन मार्केट वाला सोसाइटी के उद्भव, राइज के रूप में देखा जाता है, जिसमें अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, समाज, सोसाइटी और राज व्यवस्था, जो पॉलिटी सिस्टम है, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्थिक के साथ सोसाइटी, समाज भी शामिल था इस बदलाव में, और राज व्यवस्था, क्योंकि राज व्यवस्था भी आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन कर रही थी। तो इसमें सभी क्षेत्र शामिल है। इसी से तृतीय लोकतांत्रिक उमड़ या थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज का रास्ता बना है या बना। तृतीय लोकतांत्रिक उमड़, ये जो थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज है, ये एक ऐसे प्रतिस्पर्धी चुनावी बाजार, कॉम्पिटिटिव इलेक्शन मार्केट का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंट करता है,
जो सर्वोत्तम के दीर्घ काल तक रहने। देखो पहले भारत क्या कहता था, सबका ज्यादा से ज्यादा कल्याण, तो सर्वोत्तम जो सबसे अच्छा है वो लंबे समय तक रहने के सिद्धांत या प्रिंसिपल पर आधारित या बेस नहीं था। अब सर्वाधिकार सक्षम तक रहने पर आधारित है। तो ये चेंज आता है थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज में या तीसरी लोकतांत्रिक उमड़ में। और इसके ऊपर आपसे 1 नंबर का सवाल जरूर पूछा जाएगा कि तृतीय लोकतांत्रिक उमड़ में किस चीज से बदलकर क्या चीज पर बेस या आधारित होता है। तो आपको ये वाला पॉइंट लिखना है, तो इसको बहुत ध्यान से लिख लेना और याद कर लेना। यह भारत में चुनावी बाजार में निम्नलिखित परिवर्तन चेंजेस को स्पष्ट करता है। जो इलेक्शन मार्केट, एक यूं कह लो, जो इलेक्शन पूरी एक प्रक्रिया में, प्रोसीजर में एक तरह से बदलाव कर देता है। राज्य से बाजार की ओर, फ्रॉम स्टेट टू मार्केट, सरकार से सरकार की ओर, फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और तीसरा नियंत्रणकर्ता के रूप में राज्य से सुविधा प्रदाता राजा, फैसिलिटेटर किंग फ्रॉम द स्टेट एज द कंट्रोलिंग एजेंट। इन पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आपको बस ये ऐसे कैसे लिख देने हैं, इनमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इनको ऐसे का ऐसा आप याद कर लेना और लिख देना। अब आता है लास्ट पॉइंट, उपरोक्त के अलावा तृतीय लोकतांत्रिक उमड़ जो थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज है, उन युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के, जो यूथ है उनकी भागीदारी या कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के पक्ष में है, जो भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी के पक्ष में, फेवर में एक महत्वपूर्ण खंड का गठन करते हैं तथा भारत के समकालीन प्रजातांत्रिक राज्य में विकास एवं अभिशासन दोनों के लिए अपनी बढ़ती हुई चुनावी प्राथमिकता, इलेक्शन प्रायोरिटी के दृष्टिकोण से वास्तविक खेल परिवर्तनकर्ता के रूप में उभरे हैं। इस पॉइंट के कुछ शब्द आपको थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन ये शब्दों का प्रयोग बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको एक पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है और हमें इसको इसी तरह करना है। हालांकि मैं समझ सकता हूँ आपको कुछ चीज़ें इसमें डिफ़िकल्ट लगी होगी, और जो आपातकाल से शिक्षा या लेसन्स फ्रॉम इमरजेंसी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं उसकी PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि वो 6 नंबर में आता है और बहुत बार आया हुआ है और उसमें आपकी एक भी वर्ड या एक भी लाइन कम ना पड़े, तो इसीलिए मैं आपको PDF दे रहा हूँ। उसको ज़रूर से देख लेना और इस्तेमाल कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो में। मैं हूँ विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।